नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने एक समय में भारत के युवाओं को एक बहुत बड़ा सपना दिखाया था। हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और वाईएस राजन की मिशन इंडिया, अ विजन फॉर इंडियन यूथ। बिल्कुल। ये किताब असल में उनकी जो पहले एक बहुत मशहूर किताब थी, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, उसी का एक तरह से निचोड़ है। हाँ, खास तौर पर युवाओं के लिए 2005 में आई थी ये, लगभग 100-110 पेज की। और सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि इसमें एक रणनीति भी थी, एक दिशा दिखाने की कोशिश। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस किताब में जो नजरिया था भारत के विकास का, उसे थोड़ा गहराई से समझें। हाँ, और खासकर ये कि युवाओं से क्या उम्मीदें थीं, उन्हें क्या भूमिका दी जा रही थी। इसके लिए हम इस किताब पर आधारित एक विश्लेषण और एक सारांश का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसकी पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। सोचिए जरा, साल 2005 का भारत। हाँ, एक तरफ बहुत उम्मीदें थीं, दूसरी तरफ कई चुनौतियां भी। सही बात है। और ऐसे माहौल में देश के राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम, जो खुद एक वैज्ञानिक थे, हम्म, और उनके सहयोगी वाईएस राजन, वो युवाओं के सामने एक बहुत साफ लक्ष्य रखते हैं। वो 2020 वाला। हाँ, कि 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। हम्म, अब देखिए, ये तारीख तो गुजर चुकी है, हाँ, वो तो है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मिशन के पीछे जो सोच थी, क्या वो आज भी हमारे काम की है? यही हमें देखना है आज। ये बात दिलचस्प है। एक लक्ष्य, एक समय सीमा, मतलब किसी देश को एक तय साल तक विकसित बनाने का टारगेट देना, ये कितना असरदार होता है? ये बहुत बड़ा फर्क डालता है एक्चुअली। देखिए, सिर्फ ये कहना कि हमें तरक्की करनी है, ये एक बात है। हाँ, वो तो एक आम बात है। बिल्कुल। लेकिन ये कहना कि हमें 15 साल में यहाँ पहुँचना है, ये बिल्कुल दूसरी बात है। ये एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी पैदा करता है। अच्छा। ये लोगों को, खासकर युवाओं को, ये महसूस कराता है कि भाई उनके पास एक तय काम है, एक मिशन है जिसमें उन्हें जुटना है। स्रोत बताते हैं कि किताब इसी मनोवैज्ञानिक पहलू पर जोर देती है कि एक साफ लक्ष्य और समय सीमा लोगों को एकजुट करती है, उन्हें प्रेरित करती है कि वो अपने छोटे छोटे योगदानों को भी एक बड़े मकसद से जोड़कर देखें। मतलब ये सिर्फ ऊपर से आया कोई आदेश नहीं था। नहीं, ये एक साझा राष्ट्रीय अभियान बनाने की कोशिश थी। और इस अभियान के केंद्र में युवाओं को रखा गया। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। अक्सर विकास की बातें तो नीति बनाने वालों या विशेषज्ञों तक ही रहती हैं। हाँ, और यहीं पर किताब का नजरिया मुझे काफी प्रगतिशील लगता है। वो युवाओं को सिर्फ भविष्य के वारिस नहीं मानती, तो फिर क्या? बल्कि वर्तमान में बदलाव लाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक, एजेंट ऑफ चेंज जिसे कहते हैं। अच्छा। उनकी ऊर्जा, उनकी नई सोच, उनका वो रिस्क लेने का जज्बा, इन सबको देश की तरक्की के इंजन की तरह देखा गया। स्रोत विश्लेषण में डेमोग्राफिक डिविडेंड का जिक्र भी आता है। हाँ, भारत की बड़ी युवा आबादी का लाभ। बिल्कुल। किताब मानती है कि अगर इस युवा शक्ति की सोच को सही दिशा दी जाए, उन्हें सही मौके मिले, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आबादी का आंकड़ा नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता और क्षमता पर एक बड़ा दांव था। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता कि सिर्फ युवाओं की ऊर्जा और सोच से इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा, जब तक कि पूरी व्यवस्था, नीतियां, संसाधन वो सब साथ ना दें? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, और शायद ये किताब की एक सीमा भी हो सकती है। हम उस पर आगे बात करेंगे। ठीक है। लेकिन किताब का तर्क ये नहीं है कि सिर्फ युवा ही सब कुछ करेंगे, बल्कि ये कि युवाओं की भागीदारी केंद्रीय है, वो सेंटर में है। अच्छा, मतलब ये कि अगर उनकी सोच बदलेगी तो समाज की प्राथमिकताएं बदलेंगी, नीतियों पर दबाव बनेगा, वो नए इनोवेशंस लाएंगे, नए बिजनेस शुरू करेंगे। हाँ, व्यवस्था का साथ तो चाहिए ही, लेकिन किताब का फोकस था युवाओं में वो जज्बा पैदा करना कि वो बदलाव की मांग करें और उसका हिस्सा बने, ना कि सिर्फ इंतजार करते रहें। समझ गया। तो ये जो बड़ा लक्ष्य था 2020 का, इस तक पहुंचने के लिए किताब ने कुछ खास क्षेत्रों पर फोकस करने को कहा। स्रोत में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फिर सामग्री यानी मटेरियल्स, रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, सामरिक उद्योग और फिर सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा। ये तो काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, लिस्ट बेशक लंबी लगती है, लेकिन ये एक विकसित राष्ट्र के आप कह सकते हैं बहुआयामी स्वरूप को दिखाती है। अच्छा। ये सिर्फ फैक्ट्री लगाने या सड़कें बनाने की बात नहीं थी। स्रोत के विश्लेषण से पता चलता है कि जोर समग्र विकास पर था।
होलिस्टिक डेवलपमेंट। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कृषि में सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की बात नहीं थी, बल्कि उसे खाद्य प्रसंस्करण से जोड़कर वैल्यू एडिशन करने की बात थी। सामग्री, मटेरियल्स या रसायन या जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर जोर भविष्य की तकनीक और आत्मनिर्भरता के लिए था। आपने आत्मनिर्भरता की बात की, सामरिक उद्योगों का भी जिक्र है इसमें। क्या इसका मतलब ये है कि किताब बाहरी दुनिया पर निर्भरता कम करने पर बहुत जोर दे रही थी, जैसे रक्षा या स्पेस टेक्नोलॉजी में? हाँ, आत्मनिर्भरता खासकर जो महत्वपूर्ण और सामरिक क्षेत्र हैं, उनमें ये एक प्रमुख विषय था। सामरिक उद्योग से मतलब क्या है यहाँ? मतलब वही जैसे रक्षा उत्पादन, एरोस्पेस, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ खास हिस्से, जहां देश की सुरक्षा और स्वायत्ता सीधे तौर पर जुड़ी होती है। समझ गया। किताब का मानना था कि एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए इन क्षेत्रों में दूसरों पर निर्भर रहना वो खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये तो है। इसलिए स्वदेशी क्षमता का विकास, रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश, इसे बहुत जरूरी माना गया। ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक रणनीतिक जरूरत के तौर पर देखा गया था। और शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे जैसे सेवा क्षेत्र, इनका क्या रोल था? इन्हें तो विकास की नींव माना गया। खास तौर पर शिक्षा पर बहुत जोर था। लेकिन किस तरह की शिक्षा? सिर्फ लिटरेसी बढ़ाने की बात? नहीं, सिर्फ साक्षरता दर बढ़ाने के लिए नहीं। स्रोत विश्लेषण बताता है कि बात गुणवत्ता की थी, रचनात्मकता की, जिज्ञासा और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली शिक्षा की थी। अच्छा। ऐसी शिक्षा जो युवाओं को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी पैदा करने वाला बनाए। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, रिसर्च को बढ़ावा देना, ये सब इसका हिस्सा थे। और स्वास्थ्य सेवा? वो भी। स्वास्थ्य सेवा सिर्फ बीमारों का इलाज नहीं बल्कि एक स्वस्थ और उत्पादक आबादी बनाने का जरिया। और बुनियादी ढांचा, सड़कें, बिजली, पानी, संचार, वो तो बाकी सभी क्षेत्रों के विकास के लिए अनिवार्य शर्त है ही। तो ये सब आपस में जुड़े हुए थे, एक दूसरे के पूरक थे, कॉम्प्लीमेंट्री। ये तो हुई विकास के स्तंभों की बात। अब जरा किताब की शैली पर आते हैं। स्रोत विश्लेषण इसकी कुछ खूबियों का जिक्र करता है, जैसे इसकी भाषा बहुत सरल और सुलभ है और ये उम्मीद जगाती है। क्या आपको लगता है यही बातें इसे युवाओं के बीच पॉपुलर बनाने में कामयाब रहीं? बिल्कुल। डॉक्टर कलाम की जो संवाद शैली थी, उसकी एक खासियत थी कि वो मुश्किल बातों को भी बड़े सरल तरीके से एक कहानी की तरह कह सकते थे। हाँ, ये तो था। किताब की भाषा सीधी है, प्रेरणादायक है और सकारात्मक है, पॉजिटिव। ये समस्याओं का रोना नहीं रोती बल्कि समाधानों पर और संभावनाओं पर फोकस करती है। निराशा की जगह आशा। बिल्कुल। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। स्रोत बताते हैं कि किताब अपनी बातों को पुख्ता करने के लिए आंकड़ों और उदाहरणों का इस्तेमाल करती है। अच्छा, मतलब तथ्यों पर आधारित। हाँ, जिससे एक यथार्थवादी तस्वीर उभरती है। साथ ही इसमें एक रणनीतिक स्पष्टता है। ये सिर्फ अच्छा होना चाहिए नहीं कहती, बल्कि बताती है कि किन क्षेत्रों में क्या करने की जरूरत है। ये सब मिलकर इसे एक पढ़ने लायक और प्रेरक दस्तावेज बनाते हैं। ये तो हुई इसकी ताकतें। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, कोई भी योजना या नजरिया परफेक्ट नहीं होता। स्रोत विश्लेषण कुछ सीमाओं या आलोचनाओं की तरफ भी इशारा करता है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो वही 2020 की समय सीमा है। हाँ। वो अब बीत चुकी है। हाँ। इसका क्या असर पड़ता है आज इसे पढ़ते हुए? जाहिर है, जब आप किसी किताब को उसकी तय समय सीमा के बाद पढ़ते हैं तो उसकी जो तात्कालिकता होती है, इमीडिएसी, वो थोड़ी कम महसूस होती है। हाँ। जो लक्ष्य 2020 के लिए रखे गए थे, उनमें से कई शायद पूरे नहीं हुए या उस रूप में नहीं हुए जैसी उम्मीद थी। तो पाठक के मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या ये विजन यथार्थवादी था? क्या हम कहीं चूक गए? हालांकि जैसा हमने पहले कहा, एक दिलचस्प बात यह है कि भले ही 2020 की डेडलाइन निकल गई, किताब का असल जोर शायद डेडलाइन पर उतना नहीं था जितना कि उस सोच पर। हाँ, जितना कि युवाओं में एक मिशन मोड वाली सोच पैदा करने पर था। और वो सोच तो आज भी उतनी ही जरूरी है। और वो जो आत्मनिर्भरता वाली बात थी, स्रोत कहता है कि वो शायद कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी थी, खासकर आज के वैश्विक माहौल में। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, 2020 की दुनिया और आज की दुनिया में फर्क तो है। काफी फर्क है। आज ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी जटिल और आपस में जुड़ी हुई है कि किसी भी बड़े देश के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर होना वो लगभग असंभव है। और शायद जरूरी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हर चीज खुद बनाने की कोशिश बहुत महंगी और शायद अक्षम भी हो सकती है। आज शायद आत्मनिर्भरता का मतलब पूरी तरह कट जाना नहीं है, बल्कि क्या? बल्कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी क्षमता बनाना, वैश्विक सहयोग करना, लेकिन अपनी शर्तों पर,
और भारी झटकों को सहने की ताकत विकसित करना। किताब का आदर्श शायद आज की हकीकत से थोड़ा दूर लगता है। विश्लेषण में कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन की चुनौतियों का भी जिक्र है, और ये भी कि शायद बुनियादी ढांचे और उद्योग पर ज़्यादा ध्यान देने से वो भ्रष्टाचार, नौकरशाही या सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर शायद कम ध्यान गया। इस पर क्या कहेंगे? ये किसी भी बड़े विजन की सबसे बड़ी चुनौती होती है, उसे जमीन पर उतारना। हाँ, ये तो है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में नीतियां बनाना एक बात है और उन्हें असरदार ढंग से लागू करना बिल्कुल दूसरी। नौकरशाही की बाधाएं, भ्रष्टाचार, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल, ये सब बहुत बड़े रोड़े हैं। स्रोत का इशारा शायद इसी तरफ है कि किताब भले ही एक शानदार खाका पेश करती हो, लेकिन इन जमीनी सच्चाइयों से निपटने का कोई आसान फॉर्मूला नहीं देती। और वो सामाजिक मुद्दे, हाँ, वो बात भी सही है कि विकास की दौड़ में अक्सर सामाजिक न्याय, पर्यावरण की चिंता या बढ़ती असमानता जैसे मुद्दे वो पीछे छूट जाते हैं या उन्हें बाद में देख लेंगे कहकर टाल दिया जाता है। हो सकता है किताब ने इन पहलुओं पर उतना जोर न दिया हो जितना कि आर्थिक और तकनीकी विकास पर दिया था। एक और दिलचस्प सीमा जो स्रोत बताता है वो है भारत के युवाओं को एक जैसा समूह मान लेना, जबकि हकीकत में तो उनमें बहुत विविधता है। शहर, गांव, अमीर गरीब, अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां। ये बहुत ही वैध आलोचना है। भारत का युवा कोई एक इकाई थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली या बैंगलोर के एक पढ़े लिखे युवा की आकांक्षाएं, उसके अवसर, उसकी चुनौतियां वो बिहार या उड़ीसा के एक ग्रामीण युवा से बहुत अलग हो सकती हैं। हाँ। लड़कियों के लिए मौके लड़कों से अलग हो सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो फिर एक ही रोड मैप सबके लिए कैसे काम करेगा? यही सवाल है। इसलिए एक राष्ट्रीय मिशन की बात करना ठीक है, लेकिन उसे लागू करते समय इस विविधता का ध्यान रखना ही होगा। नीतियां और कार्यक्रम ऐसे बनाने होंगे जो अलग-अलग समूहों की ज़रूरतों और क्षमताओं के हिसाब से हों। शायद किताब इस पहलू पर और विस्तार से बात कर सकती थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गुजरी हुई समय सीमा, कुछ आदर्शवाद, जमीनी चुनौतियां, युवाओं की विविधता, आज के समय में मतलब 2020 के बाद इस किताब की क्या प्रासंगिकता बचती है? क्या इसके सबक अब भी हमारे काम के हैं? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल है। देखिए, समय सीमा भले ही बीत गई हो, लेकिन जो मूल मुद्दे किताब ने उठाए थे, जैसे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जरूरत, हाँ, से आए हैं जिन पर हमें आज भी काम करना है, लगातार करना है। क्या हम किताब के विचारों को आज के जो वैश्विक लक्ष्य हैं, जैसे सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs, उनसे जोड़कर देख सकते हैं? क्या उनमें कोई तालमेल है? हाँ, काफी हद तक है। SDGs जो 2030 तक हासिल करने हैं, वो भी गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, ऐसे कई मुद्दों पर बात करते हैं। और मिशन इंडिया में भी इनमें से कई क्षेत्र थे। बिल्कुल, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा, दोनों का नजरिया समग्र विकास का है, होलिस्टिक अप्रोच। अच्छा। फर्क शायद ये हो सकता है कि SDGs में पर्यावरण और सामाजिक न्याय पर शायद और ज्यादा स्पष्ट जोर है, जो शायद मिशन इंडिया के समय उतना केंद्रीय नहीं था। लेकिन युवाओं की भूमिका, तकनीक का उपयोग, वैश्विक साझेदारी, इन मामलों में काफी समानताएं दिखती हैं। हम कह सकते हैं कि मिशन इंडिया ने जिस रास्ते की बात की थी, SDGs उसी दिशा में आगे बढ़ने का एक वैश्विक फ्रेमवर्क देते हैं। और वो जो युवा जिम्मेदारी वाली बात थी, आपने कहा था कि वो शायद अब और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज की चुनौतियां शायद 2005 से भी ज्यादा जटिल हैं, है ना? हाँ, लगता तो है। जलवायु परिवर्तन का संकट सीधे युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। डिजिटल दुनिया ने नए अवसर खोले हैं, लेकिन वो डिजिटल डिवाइड, डिजिटल खाई भी पैदा की हैं। सही बात। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, अनिश्चितता बढ़ी है। ऐसे में युवाओं को सिर्फ निष्क्रिय दर्शक बनकर नहीं रहना है। उन्हें इन मुद्दों को समझना होगा, समाधानों में योगदान देना होगा, अपनी सरकारों और समाजों को जवाबदेह बनाना होगा। तो वो मिशन मोड? हाँ, किताब ने जिस मिशन मोड की बात की थी, शायद आज उसकी जरूरत पहले से ज्यादा है। बस मिशन के लक्ष्य थोड़े बदल गए हैं या शायद और व्यापक हो गए हैं। तो अगर हमें मिशन इंडिया का सार निकालना हो, उसका मूल मंत्र समझना हो, तो वो क्या होगा? मेरे विचार से इसका सार है सपनों को संकल्प और कर्म में बदलना। सपनों को संकल्प और कर्म में बदलना।
अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक अच्छी इच्छा या उम्मीद की बात नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट कार्रवाई का आह्वान है, एक्शन कॉल। ये कहता है कि अगर हम एक विकसित भारत चाहते हैं तो हमें उसके लिए योजना बनानी होगी, उस योजना के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा, कमिटमेंट दिखानी होगी और फिर उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। स्रोत में किताब के अंत में दी गई एक 10 सूत्रीय शपथ का भी जिक्र है। हाँ, वो शपथ इसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हर नागरिक, खासकर युवा, अपने स्तर पर कुछ करने का संकल्प ले। ये दिलचस्प है, हर नागरिक का योगदान। अक्सर लगता है कि देश को बदलने का काम तो सरकार का है या बड़े उद्योगपतियों का। ये किताब व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर कितना जोर देती है? ये इस किताब के संदेश का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये मानती है कि बदलाव सिर्फ ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन नहीं आता, बल्कि नीचे से ऊपर भी जाता है। हाँ, बॉटम अप भी जाता है। हर व्यक्ति योगदान दे सकता है। एक छात्र अच्छी तरह पढ़ाई करके नई चीजें सीख कर योगदान दे सकता है। सही है। एक युवा उद्यमी बनकर नौकरियां पैदा करके योगदान दे सकता है। कोई स्वयं सेवा करके सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेकर योगदान दे सकता है। छोटे छोटे स्तर पर भी। बिल्कुल, यहाँ तक कि अपने रोजमर्रा के जीवन में नैतिक और जिम्मेदार चुनाव करके, जैसे पर्यावरण का ध्यान रखना, नियमों का पालन करना, भ्रष्टाचार का विरोध करना, इससे भी योगदान दिया जा सकता है। किताब का संदेश है कि राष्ट्रीय मिशन में हर किसी की भूमिका है, चाहे वो छोटी ही क्यों न लगे। और ये सब मिलकर फिर वो समग्र विकास वाली तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, यही इसका निचोड़ है। विकास सिर्फ फैक्ट्रियों या सड़कों का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? ये बेहतर शिक्षा है, अच्छी स्वास्थ्य सेवा है, स्वच्छ पर्यावरण है, सामाजिक सद्भाव है, मजबूत संस्थान है और सबसे बढ़कर एक आत्मविश्वासी और सक्षम नागरिक समाज है। मिशन इंडिया इसी बहुआयामी और समग्र विकास की बात करती है, जहां आर्थिक प्रगति के साथ साथ मानवीय और सामाजिक मूल्यों का भी ध्यान रखा जाए। और इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हाँ, सरकार, उद्योग, नागरिक समाज और व्यक्ति, सबको मिलकर। तो संक्षेप में कहें तो मिशन इंडिया, अ विजन फॉर इंडियन यूथ, एक खास समय में लिखी गई एक बहुत महत्वपूर्ण किताब थी। इसने भारत के युवाओं के सामने एक बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। हाँ, और उन्हें उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। इसमें एक आशावादी और कह सकते हैं कार्य उन्मुख दृष्टिकोण था। एक्शन ओरिएंटेड। बिल्कुल। भले ही वो 2020 की समय सीमा अब पुरानी हो गई है, लेकिन एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य रखना, युवाओं की ऊर्जा और क्षमता पर भरोसा करना और विकास के लिए एक समग्र बहुक्षेत्रीय नजरिया अपनाना, ये जो मूल सिद्धांत है। हाँ, ये आज भी बहुत प्रासंगिक लगते हैं, बहुत रेलेवेंट है। सही। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक विचारणीय बिंदु उभरता है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। अच्छा, क्या? देखिए, पुस्तक ने 2020 तक के भारत के लिए युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया था। आज की पीढ़ी, जिसके सामने शायद 2030 के SDGs या 2047 में आजादी के 100 साल जैसे लक्ष्य हैं, बिल्कुल नए लक्ष्य, उनके लिए इस पुराने मिशन के कौन से तत्व सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? क्या वो मानसिकता, वो जज्बा आज भी उतना ही जरूरी है? और क्या आज की जो नई चुनौतियां हैं, जैसे जलवायु संकट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, बढ़ती वैश्विक अस्थिरता, क्या ये हमें इस दृष्टिकोण में कुछ नए तत्व जोड़ने पर मजबूर करती हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, आज के युवाओं का मिशन इंडिया कैसा दिखना चाहिए? ये सवाल शायद हमें उस किताब की विरासत को आज के संदर्भ में समझने में मदद कर सकता है।